प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्लास 12th के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है प्यारे साथियों हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 50 क्वेश्चंस पहले क्लास में देखे हैं और आज के इस लेक्चर्स में भी हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने मात्र जो है 1 महीने का जो है समय अब बच गया है। तो फटाफट से आज के इस लेक्चर्स में जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें और चलते हैं यानी 50 नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोष, उर्दू अंग्रेजी कोष या उर्दू हिंदी कोष, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एमवीवीआई की लिस्ट में आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगर आप क्वेश्चंस बैंक को अभी आप रीड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिल जाएगा, साथ साथ आपके मॉडल सेट में भी मिल जाएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया? इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे हिंदी उर्दू या उर्दू हिंदी कोष कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर और 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा किस चीज़ का? तो टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी प्रकार की जितने भी क्लास होती है सभी प्रकार के पीडीएफ जो है वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए, जी हाँ बीए किया, ये आपको बताना है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस या कानपुर। चार ऑप्शन है। फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। शमशेर बहादुर सिंह के अगर बारे में बात करें तो बीए जो है ये कौन से यानी कहाँ से किया, ये आपको बताना है। और ये जो है इलाहाबाद होगा। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, चलिए 52 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऊषा का जादू कब टूटता है, ये आपसे पूछा गया है। जी हाँ, ऊषा का जादू जो है कब टूटता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर के अनुसार जो है ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। जब सूर्य हो जाता है तो ऊषा की जादू क्या हो जाती है? टूट जाती है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। और क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगर उम्मीद ना हो, विश्वास ना हो तो क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लेंगे और 100% ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब? 2025 के एग्जाम में। चलिए हम लोग चलते हैं 53 नंबर सवाल की ओर और सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, ये आपको बताना है। क्या रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी? पुत्र वियोग, गाँव का घर, अधिनायक या जन जन का चेहरा एक। बताना है आपको फटाफट से कि रघुवीर सहाय ने प्यारे साथियों कौन सी कविता लिखी है। क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे आप लोग फटाफट से और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो ऑप्शन नंबर अधिनायक आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा। अधिनायक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? विपक्षी दल है क्या, सरकारी सेवक है क्या, या सत्ताधारी वर्ग है? इनमें से कोई नहीं। अधिनायक आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो 54 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सत्ताधारी वर्ग याद रखिएगा। अधिनायक जो है ये सत्ताधारी वर्ग है, जिसके हाथ में सत्ता है, याद रखिएगा। उसको हम लोग सत्ताधारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? जी हाँ, 55 नंबर क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का है। बताइएगा रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि है? आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं या आदि काल के हैं, छायावादी काल के हैं। तो रघुवीर सहाय के अगर बारे में आपसे पूछा जाए कि किस काल के कवि है तो कौन से काल के ये कवि हो जाएंगे? 55 नंबर सवाल है और ये जो है आधुनिक काल के हैं। कौन से काल के हैं? आधुनिक काल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक काल। हरचरण कौन है? हरचरण कौन है ये आपको बताना है। घर का नौकर, एक आम आदमी है क्या, या एक चरवाहा है, या इनमें से कोई नहीं। हरचरण कौन है प्यारे साथियों? हरचरण आपको बताना है कि कौन है। 56 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। कमेंट करके फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए हरचरण कौन है। 56 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। और ये बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए फाइनल गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लगातार इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सभी प्रकार के यहाँ पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और क्वेश्चंस के लिए
आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार के पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। घर का नौकर याद रखिएगा, हरचरण कौन है? तो घर का नौकर है। अगला है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या? बताइएगा, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है क्या, कहानी है, या उपन्यास है क्या, या कविता है? बताइएगा। चार ऑप्शन है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या ये एक प्रकार का क्या है? 57 नंबर सवाल। और यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ये पाठ के अनुसार आपको बताना है, याद रखें। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? बताइएगा। आत्महत्या के विरुद्ध एक प्रकार का क्या निबंध है क्या, या कहानी है, या कविता है, या आलोचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये एक प्रकार की कविता है। क्या है साथियों? कविता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कविता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? ये आपको बताना है 59 नंबर सवाल में। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल बताना है काशी, लखनऊ, मेरठ या आगरा। कहाँ पे है रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल? ये आपको बताना है। 59 नंबर सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ, याद रखिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल लखनऊ में। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है प्यारे साथियों? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक उदय प्रकाश है क्या, या मलियज है, मोहन राकेश है, या जगदीश चंद्र माथुर है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक साथियों कौन है? 60 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? मलियज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, मलियज का जन्म छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, या रामगढ़ में? बताइएगा। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। वीवीआई क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। मलियज का जन्म याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल का जवाब जो है आजमगढ़ आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आजमगढ़ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मलियज ने किस यहाँ पे मंत्रालय में नौकरी की? मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? फटाफट से चार ऑप्शंस का चार क्वेश्चंस के साथ चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने और काफ़ी लाजवाब सवाल है। फुल जोश के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। 62 नंबर क्वेश्चन का जवाब कृषि मंत्रालय आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा कृषि मंत्रालय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मलियज का जन्म हुआ था, तो मलियज का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुए थे। किताब के अनुसार आपको बताना है, याद रखिएगा 1935। सिपाही की माँ एकांकी की लेखक कौन है? अगर सिपाही की माँ एकांकी के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए साथियों, तो 64 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बताएंगे? मोहन राकेश, जो कि राइट आंसर है। मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। अगला है कि मानक की माँ का नाम क्या है? तो ये जो है बिस्नी है। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? कहाँ गया था? वर्मा, याद रखिएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? ये 66 नंबर सवाल है और ये द्वितीयक विश्व युद्ध, याद रखिएगा। द्वितीयक विश्व युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे और बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। किसकी माँ पागल हो गई है? ये आपको बताना है पाठ के अनुसार। मानक की, सिपाही की, चौधरी की, या दिनों की? किसकी माँ जो है पागल हो गई है? तो ये जो है सिपाही की माँ जो है ये पागल हो गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ये आपको बताना है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, या 16 वर्ष? तो इस चैप्टर में जो है मुन्नी के उम्र के बारे में डिस्कशन किया गया। उसके अनुसार आपको बताना है कि मुन्नी की उम्र जो है वो कितने हो गई है? तो ये 14 वर्ष का हो गई है मुन्नी। कितने? 14 वर्ष का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखें। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन जो है ये कुंती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। कुंती जो है बिस्नी के कौन है? पड़ोसन है। ये सवाल काफ़ी बार पूछे गए, इस बार भी 100% उम्मीद रखिएगा ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सिपाही की माँ एकांकिन के अनुसार जो है लड़ाई कहाँ हो रहा है? बताइएगा। सिपाही की माँ एकांकी है एक प्रकार का, ये भी याद रखिएगा। इसके अनुसार जो है लड़ाई कहाँ पे हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल में, या जापान में? तो ये जो है कहाँ पे हो रही है? सिपाही की माँ के एकांकी के अनुसार जो है लड़ाई कहाँ पे हो रही है? तो ये वर्मा में हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वर्मा। अगला सवाल पर चलते हैं कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? ऐसा किसने कहा था? तो ये याद रखिएगा, ऐसा जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा,
जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो जयप्रकाश नयन को किसका दलाल कहा गया, ये आपको बताना है। जयप्रकाश नयन को किसका दलाल कहा जाता है, ये बताना है आपको, तो फटाफट से बताइएगा। तो ये अमेरिका का याद रखिएगा, जयप्रकाश नयन जी को जो है अमेरिका का दलाल कहा जाता है। और ये वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति वाला नारा भी इन्होंने ही दिया था, भाषण जो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो दिया था इन्होंने दिया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे। और संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है ये 1974 में दिए थे, याद रखिएगा। इनको लोकनायक के भी नाम से जाना जाता था और इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता था। तो ये सारे प्रश्न जो है इनसे बनते हैं, जो कि लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। और कौन से भाषण दिए हैं, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। भाषण जो है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाला नारा जो है इन्होंने दिया, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो आपके चैप्टर में है इन्होंने ही दिया है। साथ में कब दिया है ये भी पूछा जाता है, तो 1974 याद रखिएगा। और ये मार्क्सवादी कब बने थे, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और 1924 में जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बने थे। तो ये सारे प्रश्न याद रखने का प्रयास करें। और संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गया, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा, जिसको शॉर्ट में हम लोग अज्ञा कहते हैं। तिरिच है, रोज है, उसने कहा है, या सूक्ष्म जीवन है। 74 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, रोज याद रखिएगा, रोज जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम जो है मालती है क्या, लालती, प्रभावती या कलावती। महेश्वर की पत्नी के नाम जो है क्या है, मालती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा। 75 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो महेश्वर जो है कौन सा फल लेके आता है ये आपको बताना है। तो ये आम लेके आता है, क्या लेके आता है, आम लेके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो ये रोज का रोज ऑपरेशन करके आते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी का, तो गैंग्रीन का। गैंग्रीन याद रखिएगा, जो कि एक कांटे चुभने से हो जाता है गैंग्रीन, और ये काफी खतरनाक यहाँ पे घाव होता है। जो यहाँ पे सॉरी 78 नंबर सवाल है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनमें से कौन सी रचना इन्होंने लिखे हैं, तो रोज क्या लिखे हैं, क्या बातचीत गलत है, संपूर्ण क्रांति नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा लिखा है, याद रखिएगा। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है साथियों ये कर्नाटक में हुआ था, कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है, तो ये जो होगा 12 मई 1895। जी हाँ, 12 मई 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है एक प्रकार के ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है। अगर ललित ना रहे, निबंध रहे तो वो भी राइट माना जाएगा, लेकिन ललित निबंध अगर ऑप्शंस में रहे तो 100% ललित निबंध में ही आप टिक लगाए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग। चार ऑप्शन है, लेकिन आपसे एक ऑप्शन ऐसा पूछा जा रहा है जो कि इस प्रश्न के लिए राइट होगा, तो ये भारतेंदु युग याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के यहाँ पे क्या है, निबंधकार है। 83 नंबर सवाल है कि बातचीत किस विधा की रचना है, आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। अगर बात करेंगे बातचीत की, बातचीत जो है एक प्रकार की क्या है, निबंध है, लेकिन ललित निबंध रहे जैसा कि हमने आपको बताया तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए माने जाएंगे। नामवर सिंह कौन सी रचना है, नामवर सिंह की यहाँ पे अर्धनारीश्वर है क्या, ओ सदानीरा है क्या, प्रगीत और समाज है या तिरिच है। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है साथियों, नामवर सिंह की बताना है आपको 84 नंबर सवाल में कि नामवर सिंह की कौन सी है, तो प्रगीत और समाज याद रखिएगा। जी हाँ, प्रगीत और समाज। अगला सवाल है नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, 85 नंबर सवाल, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि महर्षि स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, सहर्ष स्वीकारा सॉरी। तो 86 नंबर सवाल का जवाब मुक्तिबोध याद रखिएगा, क्या होगा, मुक्तिबोध। अगला सवाल है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो नामवर सिंह द्वारा जो लिखित प्रगति और समाज है। 87 नंबर सवाल निबंध याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निबंध। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, उदय प्रकाश की कहानी जो है तिरिच है, याद रखिए साथियों, क्या होगा, तिरिच। ऑप्शन नंबर बी। तिरिच क्या है, तो तिरिच एक प्रकार की क्या है, जहरीला लिजार्ड है क्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
बिस्खाफर, जिसको हम लोग बोलते हैं जहरीला लिजार्ड, याद रखिएगा तिरिच। अगला सवाल है कि तिरिच कैसी कहानी है। तिरिच जो है एक प्रकार की प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है, याद रखिए। अगला है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जो जन्म है 91 नंबर क्वेश्चन 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952 याद रखिएगा उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार 92 नंबर सवाल में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते समय जो है 93 का पिताजी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। लेखक को जो है विद्यालय में झाड़ू लगाते समय उनके पिताजी ने देख लिया था, और वो क्या किए थे उनके पिताजी, टीचर्स को बहुत डांटे भी थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, ये आपको बताना। 94 नंबर सवाल का जवाब दलित आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिए। अगला सवाल है जूठन क्या है। जूठन एक प्रकार की कहानी है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो ओ सदानीरा। ओ सदानीरा जो है इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया है। अंग्रेज ठेकेदार जो है किस चीज की खेती का विस्तार, तो ये नील की खेती, जो कि हमें भारतवासी से भी करवाता था। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति में लिखी गई है। 98 नंबर सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो चंपारण, जो कि सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर सवाल है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या माना जाता है चंपारण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं सभी का, बिल्कुल है जंगलों की कटाई, जो कि राइट आंसर है जंगलों की कटाई। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि गांधी जी चंपारण में कब आए, ये आपको बताना है। तो गांधी जी जो है प्यारे साथियों चंपारण में ये अप्रैल 1917 में आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 100 क्वेश्चन हमने 2 लेक्चर्स में करने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और एमबीबीआई सवाल थे। अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें बचे हुए हैं एमबीबीआई के लिस्ट में, तो और भी लेक्चर्स आपके सामने आने वाले हैं, जैसा कि देख सकते हैं 101 से अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक करेंगे, और एक शेयर तो बनता है, एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।